हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड कौन से जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो आ चुके हैं और लास्ट ईयर में जितने भी आ चुके हैं उनको मैंने एक जगह असेंबल किया है, एमसीक्यूज बनाए हैं। तो आज हमें उन्हीं एमसीक्यूज का हम सोल्व करेंगे वन बाय वन। सो ये इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको स्किप मत कीजिए। तो सारे के सारे हो सकता है आप तैयारी में लगे हुए होंगे, आप यूजीसी नेट का जो अपकमिंग एग्जाम है 2023 में, तो उसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको काम आ जाएं और आपके एग्जाम्स में आ जाएं, तो उससे आपको फायदा ही, नुकसान कोई होने वाला नहीं है। तो स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, उसको समझिए। मैं आंसर्स के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताता जाऊंगा साथ के साथ, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए वो चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आ सकते हैं और पीछे जो आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पार्टिसिपेटरी रिसर्च। तो इसमें बात की गई है पार्टिसिपेटरी रिसर्च की। तो ये हमारी पार्टिसिपेटरी रिसर्च, तो पार्टिसिपेटरी रिसर्च से रिलेटेड कौन सी जो चीज है इसमें कह रहे हैं वो ट्रू नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। इसमें क्या है, नॉट ट्रू। अब पार्टिसिपेटिव रिसर्च में क्या है, नॉलेज ऑफ पावर है, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है यस। इट एम्फसाइज द पीपल एज एक्सपर्ट्स, यस। It is a collective process of inquiry, yes. We do the research, we inquire something, some documents, some facts. Its sole purpose is the production of knowledge. No, it's not only the purpose of the production of knowledge, it also provide the inquiry. It also focus on the people as expert. It also recognize our knowledge. It's not only the production of knowledge. Apart from that, it also just provide a deep knowledge and deep information about the research, about something. So we can deeply inquire something, we can investigate something apart from the knowledge. So the right answer is the fourth. So next, a researcher is interested in studying the prospectus of a particular political party in an urban areas. What tools should be preferred for the study? कोई रिसर्च करना चाहता है एक ओपिनियंस के बारे में पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड एक अर्बन एरिया में, उसका पर्सपेक्टिव जानना चाहता है, इस तरह की रिसर्च करना चाह रहा है कोई, तो उससे रिलेटेड कौन सा जो आपका एक सबसे अच्छा मेथड होगा आपको रिसर्च का, तो कौन सा आप जो डाटा कलेक्शन टूल यूज करोगे इसमें, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू स्केल, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल। Rating scale is the part of the questionnaire. Interview is that we cannot complete the through the interview because we have to take the opinion, and the schedule is not suitable. The schedule is used whenever we are just asking some question, we are inputting ourselves. There is a difference between questionnaire. Questionnaire will be filled by the respondent and schedule will be filled by the enumerator or the research himself or herself, and questionnaire will be filled by the respondent. So if you want to know about the opinion about the any political party, so you have to be use the questionnaire. Questionnaire will be used, you can just collect the question after filling by the various respondents and you can collect the data. So this method is suitable in this studies कि हम इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी का इंटरेस्ट जानना हो, किसी करेक्टरिस्टिक को मेजर करना हो, तो हम क्वेश्चनर यूज करते हैं। तो दैट इज द बेस्ट मेथड। दिस इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द एथिकल नॉर्म्स इन द रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व द गाइडलाइंस फॉर। जो एथिकल नॉर्म्स से रिलेटेड है, तो कौन सी इसमें गाइडलाइंस में है जो रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व, कौन सी जो गाइडलाइंस है किस चीज के लिए ये एथिकल नॉर्म्स फॉलो नहीं होते? थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट, पेटेंट पॉलिसी, डाटा शेयरिंग पॉलिसीज। अब देखो, कॉपीराइट हम नहीं कर सकते, पेटेंटिंग पॉलिसी वी आर फॉलोइंग द rules of ethics, we have to be ethics, we cannot use the policy of another, we cannot patent the policy of another person. Data sharing policy, we also adhere and follow the data sharing policies, so we cannot share the data as per according to policies. But thesis format, in thesis format no ethical guidance are there, no ethical norms are there, we can follow the format. If a university prepare a format of the thesis, so every student can follow the same format, so the ethical norms and guidelines not followed for the thesis format. So this is the right answer. Next is the a researcher intend to explore the effect of possibility factors for the organization of effective midday meal intervention.
विच रिसर्च मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। कोई रिसर्चर है, उसको रिसर्च करनी है, एक्सप्लोर करना है कि जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट फैक्टर का इफेक्ट है, वो एक मिड डे मील इंटरवेंशन उसको देंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो रिसर्च इंटेंट टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन, विच रिसर्च मेथड यू विल यूज। उसका इफेक्ट क्या होगा, मिड डे मील देते हो तो कौन कौन से जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकता है, जिसमें मिड डे मील इंटरवेंशन, इंटरवेंशन क्या हमारा मिड डे मील। तो हिस्टोरिकल मेथड यूज करेंगे या डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंटल यूज करेंगे या एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड यूज करेंगे। सोचो जरा, हिस्टोरिकल तो मेथड तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करके बस उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में कोई थ्योरी फॉर्मुलेट को करनी हो, कोई थ्योरी बिल्डिंग हो, उसमें यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं, वी आर जस्ट डूइंग एंड इन्वेस्टिगेट समथिंग बाय यूजिंग सम प्रैक्टिकल। एंड एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, दिस इज राइट, इट ऑल्सो कॉल्ड एज ए ex post facto method. So it means it also called as a pre and post test analysis. Pre and post test analysis. So pre and post. So in that we have to, so you see the effect before giving the midday meal. What was the effect of that on the organization? Then we provide an intervention. Intervention means we provided an intervention, that is the midday meal, that is the midday. So after giving the midday meal, what was the output? After the post test, what was the result? So it shows ki what is the impact of that intervention and how the input is correlate with the output. So that show the relationship between the pre-test and the post-test. तो एक रिसर्चर ने ये स्टडी फॉलो करेगा कि मिड डे जो था मील देने से पहले उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसके बाद उनको मिड डे जो मील दिया उसके बाद उसका इफेक्ट पड़ा, ऑर्गेनाइजेशन क्या परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ा उस पर। तो उन दोनों की स्टडी करता है रिसर्चर, वो हमारा जो वो हम फॉलो करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, जिसको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करते हैं। पहले इंटरवेंशन देने से पहले उसको टेस्ट लिया जाता है। जैसे एग्जाम क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो पहले एक बिना पढ़ाए हमने उनसे टेस्ट लिया उनकी बेसिक नॉलेज को जानने के लिए, फिर उसके बाद हमने उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर हमने उसका दोबारा टेस्ट लिया, फिर आफ्टर टेस्ट और बिफोर टेस्ट उनका कंपेयर करेंगे रिजल्ट में, इज देयर एनी चेंज, इज देयर एनी इफेक्ट और नॉट, दैट इज कॉल्ड द एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो ये मेथड इसमें हम फॉलो करेंगे। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग द रिसर्च। रिसर्च को परस्यू करने के लिए कौन सी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। डेवलपिंग ए रिसर्च डिजाइन, ये तो बाद में आता है, बहुत बाद की बात है। फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस भी बाद में आता है। फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च हाइपोथेसिस, ये भी बाद में आता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है, रिसर्च क्वेश्चन। वी हैव टू बी prepare a research question. So on the basis of the research question you will prepare the research objective and hypothesis. So more important is the research question. So that is the right answer. Next is that the format of thesis writing is the same as in preparation of the research paper article. No. Writing of the seminar research presentation, seminar presentation. No. A research agitation, yes. A research agitation or the thesis is almost the same process and same format. Research agitation will be used in the MTech or the MPhil students. For MBA agitation is also there, B.Ed, M.Ed agitation. So it's the same type of the format which we are using in the thesis we are following in the research agitation. Then presenting a workshop, yeah, it's not. So this is the right answer. We following the same process in the research agitation. So dissertation is a small part of the thesis, or dissertation is having a short tenure of the research, but thesis is a large tenure of the research, and thesis is a detailed research, and dissertation is a not much detailed research about any topic. Next, in qualitative research paradigm, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स में बी कंसिडर क्रिटिकल। कौन से जो फीचर्स है वो क्रिटिकल है एक रिसर्च
पैराडिम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर में बी कंसिडर क्रिटिकल, डाटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल, or sampling design with probability sample techniques, or data collection with bottom up empirical evidence, or data gathering to make place with the top down systematic evidence। तो इसमें क्या हो सकता है, जरा सोचो कौन सी चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डाटा कलेक्शन विद द बॉटम अप इंपेरिकल एविडेंस। डाटा कलेक्शन कर लिया, बट दैट शुड बी सम इंपेरिकल एविडेंस शुड बी देयर। इंपेरिकल एविडेंस होना चाहिए, आपने डाटा कलेक्ट किया, क्वेश्चनर बनाया है, आपके पास डाटा होना चाहिए। वो ये नहीं कि आपने कुछ भी ऐसे बना दी, आपके पास डाटा है नहीं, आप हाइपोथेटिकल फेक बना दिया आपने कोई से भी डाटा उठा के, नो। तो द डाटा कलेक्शन इज मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट विद द इंपेरिकल एविडेंस वी मस्ट हैव। Then from the following list of the statement, identify the set which has negative implication for research ethics। का कौन सा negative implications है, तो हमने identify करना है। A research critically looks at the findings of the another research, right, सही है। Related studies are cited without proper references, ना, references जरूरी है, अगर citation दे रहे हो तो references is required। Research findings are made the basis for policy making, yes। The conduct of the practitioner is screened in terms of the reported research evidence। तो उसका किसी भी प्रैक्टिशनर का जो कंडक्ट है, स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ द रिपोर्टेड रिसर्च, नो, रिपोर्टेड जो रिसर्च एविडेंस के बेस पे उनका हम कंडक्ट का बिहेवियर को स्क्रीन नहीं कर सकते। ए रिसर्च स्टडी इज रेप्लिकेटेड विद द व्यू टू वेरीफाई द एविडेंस फ्रॉम द अदर रिसर्च। तो वी कैन यूज दिस, वी कैन a research study is replicated with a view to verify the evidence। so we can do the replicate to check the evidence whether this research is very true or not। so a research study is replicated with the view to verify the evidence, so we can verify the evidence, but the research should be replicated, but with the evidence, the evidence should be there। you can use the any previous studies, you can use the review of literature, but provide the proper evidence। Then both the policy making and policy implementation processes are regulated in terms of preliminary strategies, no, preliminary does not require the preliminary, only the preliminary strategies require, preliminary means primary strategies। so both policy making and policy implementation process are regulated in terms of, it can also be secondary studies can also be done। so the option are the second, the fourth and the sixth, second, fourth and sixth, this is the right answer। so third is the right answer। next is the in research on effect of the child rearing practices on stress proneness of children in completing school projects, the hypothesis formulated is that, क्या hypothesis हमने बनाई, normal hypothesis है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस डू इन्फ्लुएंस स्ट्रेस प्रोनेस, ये हमारी क्या होगी हाइपोथेसिस। एट द डाटा एनालिसिस स्टेज ए नल हाइपोथेसिस इज एडवांस्ड टू फाइंड आउट द टेनेबिलिटी ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो रिसर्च हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, टू टेस्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस वी आल्सो प्रिपेयर ए नल हाइपोथेसिस। So on the basis of the evidence available, the null hypothesis is rejected at 1% level of significance। तो हमने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो नल हाइपोथेसिस थी उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो व्हाट डिसीजन में बी वारंटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। अब रिसर्च हाइपोथेसिस से रिलेटेड मैंने एक पूरा लेक्चर मैंने दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आप कर लेना कि आप कौन सा जो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्शन एरिया कौन सा होता है, एक्सेप्टेंस एरिया कौन सा होता है, तो वो सारा मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताई हुई है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, मैंने पूरा लेक्चर इसमें यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो अब इसमें बात क्या आती है कि इस केस में हमने अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो कौन सा डिसीजन हमारा होगा इनमें से। द रिसर्च हाइपोथेसिस विल आल्सो बी रिजेक्टेड, द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, both the research hypothesis and the null hypothesis will be rejected, no decision can be taken in respect of the research hypothesis। तो सिंपली आप क्वेश्चन में भी आंसर है, इसका क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, आप देखो ध्यान से।
अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो उसका अल्टरनेट क्या है, ये हाइपोथेसिस हमारी नॉर्मल हाइपोथेसिस, तो ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, दिस इज द राइट आंसर। तो ये सिंपल सा है, इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो हमारी ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ द टीचर्स students with a view to exploring the possibility of their enhanced participation in the school programs. So this endeavor may be related to which type of the research? एक प्रिंसिपल है उसको पार्टिसिपेशन का कि कैसे हाउ वी कैन इनहांस इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन द स्कूल। सो दे हैव द प्रिंसिपल कंडक्टेड इंटरव्यू फॉर द टीचर स्टूडेंट। सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को है, प्रॉब्लम्स के लिए किस तरह की हम रिसर्च करते हैं, इवोल्यूशन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। अगर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी तो मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, उसमें सारा डिटेल में आपको मिल जाएगा। अगर वो आप वीडियो देख लेते हो तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आराम से। अब इसमें देखो, किसी भी प्रॉब्लम्स का इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई सिचुएशन आ गई, वी नीड द इमीडिएट सॉल्यूशन। सो उस केस में वी डू द एक्शन रिसर्च, वी डू द एक्शन रिसर्च, इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। एकदम से अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई सिचुएशन आ गई, कोई सोशल कोज आ गया, सोशल इश्यूज आ गया एकदम से, जिसको हमें रोकना है फटाफट। अगर नहीं रोकेंगे तो इट विल बी मोर डेंजरस। अब देखो कोविड-19 आया था, ड्यूरिंग कोविड-19 द गवर्नमेंट स्टार्ट evolving and investigating about the medicine, effective medicine, they start discover the medicine। तो investigation start कर दिया, research innovation they have started, how we can just get an effective medicine। so बहुत सारी medicines आई, तो that type of the research called is action research, where the immediate solutions required, that is called action research। then in doing the action research what is the usual sequence of steps? अगर एक्शन रिसर्च करनी है तो कौन सा सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे? तो देखो एक्शन रिसर्च में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के बाद में जो प्लानिंग बनानी, फिर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्लान, देन वी विल ऑब्जर्व देयर परफॉर्मेंस, देन वी विल रिफ्लेक्ट द फाइंडिंग्स। पहले प्लान बना लिया, फिर उसके ऊपर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्लान। प्लानिंग है, फिर प्लानिंग पे हम काम करेंगे। काम करने के बाद हम रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे क्या सही तरीके से हो रहा है। जैसे मेडिसिन बना ली गवर्नमेंट ने, मेडिसिन बनाने के बाद उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ। सो ट्रायल में दे आर ऑब्जर्विंग कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो कई मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी आया था, तो वो सब चीजें देखते हैं कि इसका साइड इफेक्ट है या नहीं। दे आर ऑब्जर्विंग, आफ्टर ऑब्जर्विंग दे रिफ्लेक्ट देयर रिजल्ट्स कि रिजल्ट पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव हुआ। दैट is the right process we are following। then which sequence of the research steps is logical in the list given below? कौन सी जो सीक्वेंस है रिसर्च स्टेप्स की वो लॉजिकल है? तो रिसर्च स्टेप्स मैंने बताया था, रिसर्च प्रोसेस है, मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, वो भी आप देखो। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें आ रहे हैं वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। अगर सारे वीडियो देखते हो तो ये क्वेश्चन तो आप फटाफट मिनटों में, सेकंडों में कर दोगे। तो इसलिए सारे वीडियो देख लेना जो भी है, ताकि आप इजिली इसको कर पाओ। अब इसमें सबसे पहले देखो हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आती है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन देखो, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ आ गई हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यहाँ आ गई, एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन यहाँ आ गई। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप एनालिसिस। प्रॉब्लम के बाद एनालिसिस तो नहीं होता, तो ये पॉइंट रिजेक्ट हो गया, ये वैसे ही रिजेक्ट हो गया। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद हाइपोथेसिस, यस हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद डिसाइडिंग अबाउट सैंपल, सीधा सैंपल पे नहीं आएंगे हम, ये भी गलत। तो हमारा बच क्या गया, ये, यस दिस इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस बिल्डिंग आती है, फिर हम रिसर्च डिजाइन को बनाते हैं, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर हम फॉर्मुलेटिंग ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन करते हैं, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। तो दिस इज द राइट प्रोसीजर। नेक्स्ट, बिलो आर द गिवन टू सेट्स, रिसर्च मेथड दिए हुए हैं इसमें हमारे पास, और दूसरा डाटा कलेक्शन टूल। किस रिसर्च मेथड में कौन सा हम डाटा कलेक्शन टूल यूज करेंगे? अब देखो जहां पे हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है, तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कुछ एक जो हमारा
एक स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसको फॉलो करते हैं कि उसके एज पर अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेस्ट है वो हम यूज करते हैं इसके अंदर, ए के अंदर स्टैंडर्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्ड टेस्ट मींस एक स्टैंडर्ड, वी हैव टू प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड। हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम मान के फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन वी आर कंपेयरिंग द एक्सपेरिमेंटेड विद द स्टैंडर्ड वन। इफ आवर एक्चुअल रिजल्ट इज वेरी टू द स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से भी कम हमारा एक्चुअल रहा तो इट मीन्स और एक्सपेरिमेंट इज नॉट well. We have to revise our experiment. If our experiment, our results are more than the standard we have set, that is called a better performance and the experiment are good. So we have to make it standard. On the basis of the standard we make the experiment. तो एक टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पे हम मेजर करते हैं। उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्ट मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड मीन्स प्री टेस्ट एंड पोस्टर। ये किसी करेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए करते हैं हम, कि जैसे इफेक्ट जानने के लिए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी मैंने मिड डे मील वाला किया था हमने, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस देखना है, अगर मिड डे मील से पहले मिड डे मील के बाद, किसी की ऑनेस्टी को हमने मेजर करना है, किसी की लीडरशिप को हमने मेजर करना है, या हम क्लासरूम में हमने देखना है कि उसका जो टेस्ट लेने से पहले क्या परफॉर्मेंस थी और टेस्ट लेने के बाद उसका क्या रिजल्ट रहा। तो उस टेस्ट उसमें हम क्या करते हैं, एक टाइपिकल करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है वो हम फॉलो करते हैं। इस तरह के टूल्स हम यूज करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट टूल्स हम यूज करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्वेश्चनेयर ये तो है, हम भी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हम वी आर जो टेकिंग द ओपिनियन, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द थिंग्स by collecting the information through questionnaire. Historical method we are using the primary and secondary sources. तो फोर्थ का डी का हमारा क्या है, पहला है, ठीक है। तो डी का हमारा पहला, एक तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन ए का हमारा क्या है, तीसरा। तो ए का तीसरा हमारा यहाँ है, डी का पहला ही है। बी का हमारा फोर्थ है और सी का हमारा सेकंड है। दिस इज द राइट आंसर। तो डिस्क्रिप्टिव में हम क्वेश्चनेयर मेथड यूज करते हैं, हिस्टोरिकल मेथड में प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और हम जो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होता है उसमें हम एक करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं। तो ये आप याद रखना इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, द इश्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च एथिक्स किस स्टेज पे इंपॉर्टेंट है? At the stage of the problem formulation and its definition, at the stage of defining the population of research, at the stage of data collection and interpretation, at the stage of the reporting the findings. तो रिसर्च एथिक्स हमें कब फॉलो करनी चाहिए? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन डेफिनेशन, कोई रिसर्च एथिक्स की बात ही नहीं होती है। At stage of the defining the population of research, no. At stage of the data collection and interpretation, yes, that is the more important. Data collection honesty से होना चाहिए, we follow the research ethics. We never copy the data of another. We cannot theft or steal the data of any another researcher who already done. डाटा ओरिजिनल होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, और इंटरप्रिटेशन ऑनेस्टी से करो। तो ये इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट दिस इज द मोर क्रिटिकल पॉइंट। Then in which of the following reporting format is formally prescribed? अगर जो फॉर रिपोर्टिंग फॉर्मेट है कौन सा हम फॉलो करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड? फॉर्मल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है उसके अंदर, इनफॉर्मल नहीं होता। वी हैव टू फॉलो ए स्टैंडर्ड रूल्स एंड फॉर्मेट, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड हियर एंड देयर, वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट टुवर्ड द फॉर्मेट। फॉर द डॉक्टरल लेवल थीसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, symposia, no. We follow the same format, structure, everything as per according to the format given by the university or UGC. This is the right answer for PhD degree or PhD level thesis. And which of the following research types focus? research types वाला मेरा वीडियो देख लेना, बार बार आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस हैं। Which the following research types focus on the ameliorating the prevailing situation? Ameliorating means to become or improving. तो ameliorating क्या होता है? improving the prevailing situation. तो which of the following research type, कौन सी research type यूज करोगे किसी भी situation को एक नॉर्मल करने के लिए, किसी भी situation या अचानक जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने के लिए?
तो अचानक के लिए हमने पहले क्या किया था, कोई भी ऐसी प्रिवेलिंग सिचुएशन है सोसाइटी में या कोई एक जिसमें हमें इमीडिएट रिक्वायर्ड है उसको इम्प्रूव करने की, तो एक प्रिवेलिंग सिचुएशंस हैं, जहां भी प्रिवेलिंग सिचुएशंस की बात आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई इसमें जिसमें इमीडिएट एक्शंस की रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, एक्शन रिसर्च। तो दिस इज द राइट आंसर, एक्शन रिसर्च। A researcher attempts to evaluate the effect of the method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate for this? तो वही दोबारा आ गया, हमें यहाँ पे देखो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात आती है, इवेल्युएट करना है एक इफेक्ट को। मेथड ऑफ फीडिंग का एंजाइटी के ऊपर इफेक्ट है, ठीक है, और उसका जो इंटरवेंशन क्या है, जो प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन पे इफेक्ट है, उसका एंजाइटी एंड प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, इस पे हम नहीं करना है। तो जहां पे कोज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप आती है तो वहां पे हम बात करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, कोरिलेशनल रिसर्च भी कह सकते हो इसको, कोज एंड इफेक्ट स्टडी भी कह सकते हो, रिसर्च भी कह सकते हो, प्री एंड पोस्ट टेस्ट रिसर्च भी कह सकते हो। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड यूज करेंगे इसमें। वी हैव टू फाइंड द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिकॉज कि मेथड ऑफ फीडिंग देख रहे हैं एंजाइटी के ऊपर क्या हो रहा है, अगर डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, पहले मेथड यूज करेंगे फिर उसका इंपैक्ट देखेंगे, फिर दूसरा हम मेथड यूज करेंगे फिर उसका इंपैक्ट देखेंगे एंजाइटी पे, फिर उसका तीसरा मेथड यूज करेंगे फिर उसका देखेंगे। तो एक एक पहले मेथड यूज किया और दूसरा मेथड यूज किया, उसके बीच में क्या इतना इफेक्ट है, क्या डेविएशन है, क्या डिफरेंस है, उसको हम मेजर करेंगे। दैट कॉल्ड द एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। In which of the following arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible? तो कौन सी जो अरेंजमेंट है वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज, जहां पे एक आइडियाज एंड इश्यूज पे डिस्कशन होता है मैक्सिमम, कौन सा मेथड होता है व्हेन वी आर गेटिंग द मोर अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कस ऑन द आइडियाज एंड इश्यूज, वी आर कम अप with the more ideas, more innovative ideas, more discussion, more thoughts. So which method is suitable for in this situation? Research article limited only, workshop mode, conferences, symposium। workshop में we are focused on the activities, more and more on activities। symposium it is the conference, so conference provide an opportunities to discuss on a different angle, different aspects through a different experts, and new ideas are come out and new issues are come out by discussing, by delivering the lecture from a group of the expert persons in the conferences. Different expert are delivering the different lecture in the conferences, we are discuss on the various issues, so it will provide a more opportunities to spread out the ideas। Then which of the followings सस्पेटिबल टू द इश्यूज ऑफ द रिसर्च एथिक्स, कौन सा जो है सस्पिशियस जो इश्यूज है रिसर्च एथिक्स का? इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक गलत भी यूज होगी तो कोई जरूर इतना वो नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं वो तो। फॉल्टी रिसर्च डिजाइन, ये भी सही हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये भी सही। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, विच ऑफ फॉलोइंग susceptible to the issues of the research ethics? So in that the reporting of the reporting of the research findings, that is the more important. So through the reporting of the research findings any person can able to know whether this is suspicious or not, whether this is valid or not. So suspiciousness can be known through the your research findings, your reporting of the research, how you are reporting your research findings, it reflect your all the issues of the research, whether you are follow the research ethics or not. It can able to know, any person can able to know through their reporting of the research findings. Then there are two sets given below. Set 1 show the research types and set 2 is the characteristics. What are the characteristics related to which type of the research types? First of all, fundamental research। तो फंडामेंटल रिसर्च किससे रिलेटेड है, अप्लाइड रिसर्च किससे रिलेटेड है, एक्शन रिसर्च किससे रिलेटेड, एवेल्यूएटिव रिसर्च किससे रिलेटेड है। अब देखो इसमें फंडामेंटल रिसर्च, जब भी फंडामेंटल की बात आती है तो हम किस पे बात करते हैं, थ्योरी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। जहां भी फंडामेंटल की बात आती है वी आर फोकसिंग ऑन द थ्योरी बिल्डिंग।
तो सबसे पहले हमने ए का दूसरा हमने जान लिया, तो ए का दूसरा एक तो ये है और एक हमारा ये है। अब दोनों में से हमें आगे देखना है। अप्लाइड रिसर्च है, अब उससे पहले एक्शन रिसर्च कर लेते हैं क्योंकि एक्शन रिसर्च मैं बता चुका हूं। तो एक्शन रिसर्च आप देखो, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी यूज, ये भी नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजिकल सोर्सेज, ये भी नहीं हो सकता। एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ द इंटरवेंशन, जहां भी सिचुएशन की बात आती है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन की, तो वहां पे हमारा क्या होगा, तीसरा। तो सी का हमारा तीसरा ये है, ये गलत करो भाई, गलत। हमारा राइट क्या है, ये वाला। अब ए का तो हमें पता चल गया दूसरा है, फिर सी का हमारा क्या है, हमने पता चल गया। एक्शन रिसर्च क्या होती है, ये होती है इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन, तो सी का तीसरा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा और ये हमारा एक्यूरेट हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, दो तो हमें पता चल गया, बी का फोर्थ है, सी डी का वन है, ये भी हम इजिली हम पता लगा सकते हैं। हम बी का फोर्थ है, तो बी का हमारा क्या हो गया, बी का हमारा हो गया ये फोर्थ। एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन द वेरियस सिचुएशन। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है कि कहाँ कहाँ हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, किसी थ्योरी को हम कैसे अप्लाई करके उसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। तो इट शोज अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनी थ्योरी। थ्योरी को अप्लाई करके कोई फॉर्मूला बना लिया, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लिया हमने, फिर उसके बाद डी का वन, फिर तो हमें पता चल जाएगा डी का क्या है हमारा वन। फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परस्यूड इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, किसी इंटरवेंशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है वो इवेल्युएटिव रिसर्च से पता चल जाएगा। एवेल्युएट करना है हमने, किसी का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो इम्पैक्ट है, परस्यूड जो इम्पैक्ट है वो देखेंगे, जो भी इंटरवेंशन के बीच में हुआ है उसका परस्यूड हम जो इवेल्युएटिव रिसर्च को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कह सकते हो। इवेल्युएटिव रिसर्च को कोई भी इंटरवेंशन दिया, इंटरवेंशन देने के बाद पहले हमने बच्चों को टेस्ट लिया, उसका रिजल्ट देखा, फिर उसको हमने पढ़ाया बच्चों को, फिर दोबारा उसका एग्जाम लिया, फिर उसका रिजल्ट देखा। तो इंटरवेंशन क्या था हमारा, एग्जाम, टेस्ट लिया हमने, वो इंटरवेंशन था। तो इंटरवेंशन लेने के बाद क्या रिजल्ट आया है, परस्यूड जो इम्पैक्ट क्या हुआ वो हम मेजर करते हैं, वो कहती है इवेल्युएटिव रिसर्च। तो ए है ये हमारा राइट आंसर है। तो पहले एक आपका सोल्व हो गया, उसके बाद अब रिजेक्ट करते जाओ तो आसानी से आप आंसर के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो दिस इज द राइट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च स्टेप्स इन नियर टू द साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड की बात आती है, कौन सा जो प्रोसेस है साइंटिफिक मेथड का, जो प्रोसेस, व्हाट आर द राइट प्रोसीजर एंड प्रोसेस ऑफ द साइंटिफिक मेथड। सजेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, नहीं सजेस्ट नहीं करेंगे सबसे पहले हम। परसीव द प्रॉब्लम सिचुएशन, नहीं। डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, यस, सबसे पहले वी विल डिफाइन द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग द कैजुअल फैक्टर, नो। तो first of all we will define the problem, then we will identify the cause of the problem, then we will defining a population, then we will drawing the sample, then we will collect the data, then we will analyze the result. So this is the right answer for the scientific method or the process of scientific research. That is the right answer, right steps we will follow doing the research. Then the problem of research ethics is concerned with which aspect of the research activities, किस research activities से related है जो रिसर्च एथिक्स है वो कंसर्न है। फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ थीसिस, फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, किसी चीज का कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं है। डाटा एनालिसिस थ्रू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, हम किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं, कोई हम रिसर्च एथिक्स की बात ही नहीं यहाँ पे। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, हम कैसे डिफाइन, कोई भी पॉपुलेशन ले सकते हैं हम। एविडेंस बेस्ड रिसर्च फाइंडिंग्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग, हम कोई भी रिपोर्टिंग करेंगे रिसर्च की, आपने डाटा कलेक्शन कर लिया, बट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स दैट शुड बी एविडेंस बेस्ड। आपने डाटा कलेक्ट किया तो उसका एविडेंस होना चाहिए, आपने क्वेश्चनर यूज किया तो आपका सैंपल जो भी लिया है उसका सबका डाटा आपके पास होना चाहिए। तो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग होनी चाहिए। यू हैव टू फॉलो द रिसर्च एथिक्स इन दिस। Then next is the, in which of the following activities the potential for nurturing the creative and critical thinking is relatively greater, किसमें जो है
यहाँ पे एक्टिविटी, द फॉलोइंग एक्टिविटीज किस में होती हैं, पहले एक्टिविटीज भी फोकस कर लो। क्या कोई रिसर्च समरी बनाते हो उसमें एक्टिविटीज कोई करते हो? नहीं। कोई सेमिनार पेपर प्रेजेंट करते हो उसमें कोई एक्टिविटीज होती है? नहीं। पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस, कोई एक्टिविटी नहीं होती, बस सुनते हैं हम। पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कशॉप, यस, वर्कशॉप में हम एक्टिविटीज करते हैं और क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग हमारी क्रिएट होती है वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि वर्कशॉप में इट इज मोर पार्टिसिपेटिव, ईच एंड एवरी person will learn something and they will do some activities to learn that that a particular topic or thing in a workshop. That is the workshop. Next is the Prime Minister Research Fellowship is for the students pursuing PhD program in, किसके लिए है ये जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप? स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ISCs, IITs, NITs, ISSER and IITs, no. ISC, IITs, NITs, ISSER, IITs, state and central universities, no. It is only for the IITs and ISCs, IIT, Indian Institute of Technologies and Indian Institute of Sciences. तो इनके लिए है, अगर इनसे कोई भी PhD कर रहा है, इन दो इंस्टीट्यूशन से PhD कर रहा है, तो उसको मिलेगी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप. So thank you. So it's all about the some important question related to the research aptitude. So please subscribe my YouTube channel and get the more knowledge and more information about the UGC NET paper 1, UGC NET commerce, UGC NET management. Please share, like and comment on the videos.